हैं एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड के मेन पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होने ही चाहिए, और ये मेन पॉइंट्स आप एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड बाय टॉमस ग्रे इज़ ए कंटेम्पलेटिव पोइम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन। तो ये कंटेम्पलेटिव पोइम है। कंटेम्पलेटिव का मतलब सोचने, विचारने, चिंतन करने वाली पोइम है। इसकी मेन पॉइंट्स किस पर चिंतन करती है, ये तीन आप अच्छे से याद रखिएगा। एक तो ये डेथ पर है। एलिजी हमेशा डेथ पर ही लिखी जाती है। एलिजी वो पोइम होती है जो शोक व्यक्त करती है, मौर्न एक्सप्रेस करती है किसी के जाने के बाद। तो यहाँ पे किसी एक खास व्यक्ति के जाने के बाद शोक नहीं व्यक्त किया गया है। यहाँ पे वो गांव के जो आम लोग होते हैं, जो सारे लोग मर जाते हैं बिना सेलिब्रेट किए हुए, या जिनके पीछे कोई भी सम्मान नहीं व्यक्त किया जाता, तो उन लोगों के प्रति ये एक शोक गीत है, एक एलिजी है। तो सबसे पहले जो इसकी थीम है वो है डेथ की, और दूसरी थीम है द पैसेज ऑफ टाइम, किस तरह से टाइम बीत जाता है, और तीसरी थीम है द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है किस तरह से वो जब मर जाते हैं तो उनके पीछे से कोई भी ज़्यादा उनका सम्मान नहीं किया जाता है, सब उनको भुला दिया जाता है ईजिली। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इसकी मेन थीम है। ओके, आगे सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम। ये जरूर याद रखिएगा आप 1742 और 1751। तो इस टाइम तो ये लिखी गई थी 1742 में और पब्लिश हुई थी 1751 में। राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉमस ग्रे। तो स्ट्रक्चर पे आते हैं। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 33 स्टेंजाज। तो बहुत ही बड़ी पोइम है, 33 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स, 4 लाइन का एक स्टेंजा है। ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स विद अयाम्बिक पेंटामीटर। और लिखा किस में गया है? अयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अयाम्बिक पेंटामीटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 10 सिलेबल की लाइन होती है, 1 स्ट्रेस और पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस्ड, इस तरह के उसमें 5 फीट होते हैं। द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन राइम एट द एंडिंग। पहली और तीसरी लाइन की राइम सेम है, दूसरी और चौथी की सेम है। द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम एट द एंडिंग ऑफ ईच स्टेंजा। द राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी। राइम स्कीम जो है वो है ए बी सी डी ई एफ। एज एन एलिजी दिस पोइम मोर्न्स द डेथ ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये पोइम किसके प्रति शोक व्यक्त करती है? ऑर्डिनरी आदमी लोग, ऑर्डिनरी लोग जो मर गए हैं, जिनके पीछे कोई ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया लोगों द्वारा। इन द पोइम ग्रे टॉक्स अबाउट द डेथ एंड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल। तो एक छोटा सा गांव है, उसके कब्रिस्तान में बैठा हुआ है पोइट, और उस कब्र में दफन जो आम लोग थे उस गांव के, उनके मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहा है। और बाद में अपनी मृत्यु पर भी आता है कि मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा एक दिन, और मेरे पीछे भी कोई ज़्यादा मुझे याद करने वाला कोई नहीं होगा। तो सेटिंग क्या है पोइम की? द पोइम ओपन्स विद ए सीरेन मेलंकलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल चर्च यार्ड। तो पहली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसमें वो वर्णन करता है कि जिस कब्रिस्तान में वो बैठा हुआ है उसके आसपास का माहौल कैसा है। तो वो है सीरेन है, पवित्र है, मेलंकलिक है, उदासी भरा है, और वो एक रूरल चर्च यार्ड में बैठा है, यानी गांव का एक कब्रिस्तान है। एट ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट होता है सांझ का समय, जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी मध्यम पड़ती जाती है और हम अपनी लाइट्स जला लेते हैं। सेटिंग ए सॉम्बर टोन। तो इसकी पोइम की जो टोन है वो सॉम्बर टोन है। सॉम्बर का मतलब गंभीर है इसकी टोन। यूनिवर्सल मोर्टेलिटी, अगला पॉइंट आता है यूनिवर्सल मोर्टेलिटी का, यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, हर चीज़ नश्वर है, मोर्टल है। तो वो कहता है भले ही बड़े लोग हों, भले ही छोटे लोग हों, अमीर हों, गरीब हों, सब एक दिन चले जाने हैं। ग्रे एम्फेसाइजेज दैट डेथ इज़ ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। तो डेथ हर एक को होती है, हर कोई इसका एक्सपीरियंस करता है। इट अफेक्ट्स बोथ द रिच एंड पुअर अलाइक। तो हर गरीब या अमीर आदमी कोई भी है वो बच नहीं सकता। अमीर भले ही कितना ही घमंड कर ले अपनी दौलत का, लेकिन मरेंगे जरूर एक दिन। द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल, अगला मेन पॉइंट है। इस पॉइंट में कॉमन पीपल की जो लाइव्स है उसको सेलिब्रेट किया गया है। द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सिंपल लाइव्स ऑफ द रूरल पुअर whose achievements and struggles often go unnoticed and uncelebrated। तो उन गरीब लोगों का इसमें जिक्र किया गया है जिन गरीब लोगों के मरने के बाद उनको कोई याद नहीं करता, उनकी अचीवमेंट्स को भुला दिया जाता है, उनके स्ट्रगल्स को भुला दिया जाता है, उनको सेलिब्रेट करने वाला और नोटिस करने वाला कोई नहीं होता है। पोटेंशियल अनफुलफिल्ड, ही म्यूजेस ऑन द पोटेंशियल ऑफ दोज हम्बल इंडिविजुअल्स दैट वेंट अनरियलाइज ड्यू टू देयर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। तो इसमें बताया गया है कि उन लोगों की पोटेंशियल तो बहुत थी जो गांव में पैदा हुए, लेकिन उनको अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। उनके अंदर जो पोटेंशियल थी वो अनफुलफिल्ड ही रह गई, यानी उसका यूज ही नहीं हो पाया। और वो इंडिविजुअल्स हम्बल थे, काफ़ी विनम्र थे, और उनकी जो पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, ना ही उनको एजुकेशन मिली थी। क्रिटिक ऑफ एम्बिशन एंड फेम। अब एम्बिशन और फेम की इसमें आलोचना की गई है। एम्बिशन और फेम का मतलब यहाँ पे एम्बिशन उन लोगों का है जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, एम्बिशन उन लोगों के लिए है, और फेम यानी वो जो प्रसिद्ध लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में बात की गई है। ग्रे critiques the pursuit of wealth, power and fame, suggesting that these pursuits are ultimately meaningless in the face of mortality। तो ग्रे आलोचना करता है उन लोगों की जो वेल्थ का परस्यूट करते हैं, यानी धन कमाने में लगे रहते हैं, पावर पाने में लगे रहते हैं, फेम पाने में लगे रहते हैं, और ये जो परस्यूट्स हैं अल्टीमेटली मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस हैं, और मोर्टेलिटी को फेस करते हैं। यानी भले ही आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, लेकिन आपको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, एक ना एक दिन आपका अंत जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कभी भी मरोगे नहीं। मेमोरियलाइजिंग द डेड, अब जो मर गए हैं उस कब्रगाह में जो दफन लोग हैं उनको उसने उनको उनकी मेमोरी को चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न किया है। द पोएम सजेस्ट दैट एवरी पर्सनस लाइफ नो मैटर हाउ ऑब्सक्योर डिजर्व रिकॉग्निशन एंड रिमेम्बरेंस। तो वो कहता है भी भले कोई भी आदमी हो, उसको भले वो कितना ही ऑब्सक्योर हो, यानी उसको कितना ही वो प्रसिद्धि से दूर हो, लेकिन वो भी डिजर्व करता है रिकॉग्निशन और रिमेम्बरेंस, यानी उसको भी याद किया जाना चाहिए और उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। द पोइट्स ऑन मोर्टेलिटी, अब वो खुद की मोर्टेलिटी पे भी आता है, उसको भी यही लगता है कि वो छोटे से गांव में पैदा हुआ है, उसमें भले ही पोइम लिखने का टैलेंट हो, क्योंकि उस समय वो प्रसिद्ध नहीं था, उसको ये लगता था कि मेरे को भी मेरे मरने के बाद कोई भी याद नहीं करेगा। इन द एपिटैफ दैट कंक्लूड्स द पोइम, तो ये बात उसने एपिटैफ में लिखी है। एपिटैफ होता है समाधि लेख, वो चाहता है कि उसकी समाधि पर भी एक लेख लिखा जाए, और वो लिख के गया इस पोइम में। उसमें यही लिखा है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई याद नहीं करने वाला है। तो कोई ये समाधि पढ़े तो उसको बता देना कि एक कोई था, एक पोइट था कोई एक जो मर गया बेचारा बिना प्रसिद्धि के। तो वो कंक्लूड करता है ये एपिटैफ, ग्रे रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन लाइफ एंड लीगेसी एक्सप्रेसिंग ए होप टू बी रिमेंबर्ड काइंडली रोय। थोड़ी सी होप भी व्यक्त करता है कि शायद उसको लोग याद करें उसकी कविता के लिए, लेकिन बाद में तो उसको बहुत प्रसिद्धि मिली और हम उसकी पोइम पढ़ भी रहे हैं। देखिए, ओवरऑल द पोइम इज ए पॉइग्नेंट मेडिटेशन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सोशल इनइक्विटी एंड द एंड्योरिंग वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल्स लाइफ। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर करिएगा कि ये जो पोइम है एक मेडिटेशन है, पॉइग्नेंट मेडिटेशन है, मार्मिक चिंतन है ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, आदमी के एग्जिस्टेंस पर, उसकी जो सोशल इनइक्विटी है हमारे समाज में उस पर, एंड द एंड्योरिंग वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल लाइफ, और हर इंडिविजुअल लाइफ की एक वैल्यू उसने जो स्थापित करने की कोशिश की है उस पर एक मेडिटेशन है। बहुत ही फेमस पोइम है ये लिटरेचर वर्ल्ड में, और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस भी है। थोड़ी सी हम एक बार नज़र मार लेते हैं ताकि कोई एक्सप्लेनेशन आए तो आपको पता लग जाए कि इस पोइम में से लाइंस हैं। तो ओपनिंग लाइन है, बहुत ही फेमस लाइंस हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड मी। तो ये सेटिंग की है उसने, यहाँ पे उसने जगह के बारे में बताया कि वो जगह जहाँ पर वो बैठा है उसका वो कैसी दिखती है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो वहाँ पे कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, तो वहाँ पे दिन की विदाई के समय एक घंटी बजती है। ये कर्फ्यू उसी घंटी का नाम है जहाँ पे वो कब्रगाह में बैठा ना, तो वहाँ पे एक टावर लगा हुआ, उस पर एक घंटी है तो वो बजती है। पशुओं का झुंड जो है अपने घरों की ओर जा रहा है, प्लोमैन भी अपने घर की ओर थका मांदा जा रहा है, और सभी लोग घर चले गए हैं, बस मैं अकेला रह गया हूँ और अंधेरा रह गया है। ठीक है, ये ओपनिंग लाइन्स हैं, बहुत ही सुंदर लाइन्स हैं। यूनिवर्सल मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी जो इसकी थीम है उसकी ये लाइन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें बहुत सारी लाइन है, बहुत बड़ी पोइम है, लेकिन फिर भी ये कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री एंड द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर। तो वो कहता है कि जो किसी को अपने वंश का घमंड होता है, किसी को पावर का घमंड होता है, किसी को ब्यूटी का घमंड होता है, किसी के धन का घमंड होता है, लेकिन वो सब एक ही चीज़ का वेट करते हैं, इनएविटेबल आवर, यानी मौत का, यानी हर चीज़ का अंत जरूर होता है। तो आप भले कितना ही प्रसिद्ध हो, कितना ही अच्छा वंश हो आपका, कितनी पावर हो, आपको मरना जरूर है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, तो ग्लोरी के जो गलियारे हैं, जो जितनी भी शान और शौकत है दुनिया की, वो सब के सब अंत में ग्रेव में ही जाते हैं, कब्र में ही जाते हैं। लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल की लाइव्स को किस तरह से इसमें हाईलाइट किया गया है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर्स। तो वो कहता है कि जो एम्बिशन है, एम्बिशन का मतलब शहर के जो लोग हैं, शहर के जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, धनी लोग हैं, वो उनके टॉयल का मजाक ना उड़ाएं। जो गांव के जो लोग हैं, जो श्रम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनका मजाक ना उड़ाए। उनके जो होमली जॉयज हैं, यानी उनके जो सीधे साधे जो आनंद हैं, एंटरटेनमेंट के साधन, उनका मजाक ना उड़ाएं। और उनकी ऑब्सक्योर डेस्टिनी का मजाक ना उड़ाएं कि वो ऑब्सक्योर रह जाते हैं दुनिया में, कोई उनको जानता नहीं है, तो उसका मजाक ना उड़ाएं। नॉर ग्रैंडर हियर विद डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। और जो पुअर लोगों की शॉर्ट और सिंपल एनल्स होती हैं, उनकी सिंपल सी कहानी होती है, उनकी जीवन में कोई ज़्यादा बड़ी घटनाएं नहीं घटती है। तो ग्रैंडर जो है, ग्रैंडर का मतलब शहर के जो लोग होते हैं भव्यता में रहते हैं, तो उसको पर्सोनीफाई कर दिया गया है, शहर के लोगों की भव्यता को ग्रैंडर ही बोल दिया गया है, कि वो डिसडेनफुल स्माइल ना दे उनके प्रति, यानी उनके प्रति घृणा ना रखे। पोटेंशियल अनफुलफिल्ड, ये जो थीम हमने ऊपर पढ़ी थी उसकी ये लाइन है, एग्जांपल है। फुल मैनी ए जेम्स ऑफ प्योरेस्ट रेस सिरेन द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर। तो वो ये कहता है कि ओशन की गहराइयों में बहुत सारे रत्न छुपे रहते हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता है। उसी तरह से गाँवों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनकी तारीफ नहीं होती। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट। और रेगिस्तान के अंदर या जंगलों के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं होता, उनकी तारीफ करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही गाँव के लोग होते हैं, वो बेचारे गाँव में जीते हैं, गाँव में ही मर जाते हैं। आगे, क्रिटिक ऑफ एम्बिशन एंड फेम, एम्बिशन और फेम का इसमें आलोचना की गई है। द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, थ्रेट्स ऑफ पेन एंड ड्रीम टू डिस्पाइज, टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आई। तो ये बातें की गई हैं कि जो महापुरुष लोग होते हैं, कई बार जिनको हिस्ट्री में योगदान होता है या जिनकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, वो लोग जो हैं वो शहरों में ही होते हैं, और वो इसलिए महान हो जाते हैं क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। लेकिन गाँवों में भी हो सकता है ऐसे लोग रहे हों जो कुछ ना कुछ कर पाते देश के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, तो वो फेमस होने से रह गए। ओके, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट
इज लेड सम हार्ट प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। अब एक कब्र की ओर इशारा करके वो कहता है कि ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट है, ये जो नेग्लेक्टेड जगह है, हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा आदमी दफन हो जो सेलेस्टियल फायर से प्रेग्नेंट था। प्रेग्नेंट का मतलब जिसको ये मतलब वरदान मिला हुआ था सेलेस्टियल फायर का, जिसमें हो सकता है कि दैवीय गुण हो कोई ना कोई, लेकिन उसको मौका नहीं मिला उसको शो करने का। हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड। और इसमें यह भी लिखा है कि हो सकता है कि इन कब्रों के नीचे वो आदमी भी दफन हो जो अच्छे से एम्पर बन सकते हो या अच्छे से देश का शासन चला सकते हो, उनके अंदर टैलेंट रहा हो। और वेक टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, या हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन रहा हो सकता हो, तो जिसको मौका ना मिला हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचारे संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। ये लाइनें उन्हीं को शो करती हैं। द पोइट्स ओन मोर्टेलिटी। अब पोइट को खुद को भी ये डर है कि वो सोचता है कि उसके अंदर भी टैलेंट है, क्योंकि वो पोइम लिखने का शौकीन है, लेकिन उसको ये लगता है कि उसकी पोइम्स को कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, वो ऐसे ही मर जाएगा, उसको कोई तारीफ नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, उसको मरने के बाद जरूर तारीफें मिली है। ये जो एलिजी है ये बहुत ही फेमस पोइम है जो पूरी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। तो ये जो पोइट का जो डर था वो यहाँ पे तो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है उसको जीवन काल में उसको इस प्रसिद्धि ना मिली हो। तो ये एपिटैफ है, हेयर रेस्ट द दिस हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड फेम टू फेम अननोन। वो कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है, वो अपनी ही समाधि का लेख तैयार करके गया कि मेरी समाधि पे ही लिखना है कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जिसको कभी प्रसिद्धि नहीं मिली। फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ एंड मेलंकली मार्क्ड हिम फॉर हिज ओन। तो जो साइंस जो था उसके प्रति हमेशा गुस्सैल ही रहा था, यानी उसको कभी साइंस का फेवर नहीं मिला, और मेलंकली उसको अपना समझती थी, यानी वो हमेशा उदास ही रहता था। लार्ज वाज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर हेवन डिड ए रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड ही गैव टू मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर। तो इन लाइनों में सारी वही बातें लिखी गई हैं कि उसको कभी भी मौका नहीं मिला अपने टैलेंट को दिखाने का। ही गेन फ्रॉम हेवन इट वॉज ऑल ही विच द फ्रेंड नो फार्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रो हिज फेलिटी फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड दे आर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज द बजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। तो ये जो एपिटैफ है इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा ये फेमिलियर हो जाइए इसके लिए, ताकि अगर बाई चांस कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाओ वहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको आपको पूरी फुल एक्सप्लेनेशन देखनी तो ये पॉइंट बहुत बड़ी है, इसको टाइम काफ़ी लगता है। मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको स्टेंजर वाइज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। यहाँ पे अपने कोई इतना